इलेक्शन की अगर हम बात करें तो बीजेपी इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है कश्मीर? पीओके अब हम इस कश्मीर की बात करें, नहीं, वो तो वहाँ की बात है। जो स्कूल है जमात इस्लामिया रन स्कूल जो है यहाँ पे उनको सीज किया जा रहा है, यहाँ पे दरसगाह बंद किए जा रहे हैं क्या? लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ दो स्टूडेंट्स? हाँ, स्टूडेंट्स जो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे देश के ख़ास मेहमान मिस्टर मोहम्मद अफजल साहब, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं मुस्लिम राष्ट्र मंच का। अफजल साहब, खैर मकदम है आपका आज के इस प्रोग्राम में। अफजल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो धारा 370 को लेके कंट्रोवर्सीज चल रही है, अभी भी जो अपोजिशन पार्टीज़ कह रही हैं कि 370 को लेके लोग यहाँ पे खुश नहीं हैं, तो आप एक विज़िट के लिए इधर आए हैं, आप लोगों से बात करें, तो आपको क्या लग रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इस कश्मीर को और जो भी नाजरीन हैं, जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जो देखने वाले नाजरीन हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। जैसा कि मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया है, देखिए मैं कल से यहाँ आया हुआ हूँ और अलग अलग हम जितने भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ के अलग अलग सेक्ट के लोग हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, उन सब से मैंने मुलाकात की है और आम लोगों से भी मुलाकात की है, बातचीत कर रहा हूँ कि बताइए धारा 370-35 के बाद जो आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? तो तकरीबन सब लोगों ने एक बात कही है कि देखिए, हमने अगर धारा 370-35 के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको अगर एक्सेप्ट न किया होता तो आज वादी में ये अमन चैन नहीं होता। और ये बड़े मुस्बत नताइज हैं, ये बहुत अच्छा तरीका हुआ है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, यहाँ के मैंने नौजवान स्टूडेंट्स से भी बात करी, वो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अब वो ज़माने ख़त्म हो गए, वो गए दिनों की बात थी कि जब पाकिस्तान की तरफ हम लोग देखा करते थे, लेकिन आज हमें ऐसा लगता है कि हमारा मुस्तकबिल अगर कहीं है, हमारा भविष्य कहीं है तो हिंदुस्तान के साथ है। और आज हमें हिंदुस्तान के साथ जुड़कर आगे जो भी हमारे हिंदुस्तान की तरफ से जो भी प्रोग्राम होंगे, कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, जम्मू कश्मीर का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, देश का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। यकीनन जो हमारा पड़ोसी मुल्क जब ये देखेगा तो वो भी हमारे साथ दोस्ती करने के लिए आमादा हो जाएगा। ये यहाँ से एक ये नतीजा मुझे लगता है कि आने वाले कल में ऐसा कुछ होने वाला है। तो अफजल साहब, देखिए, अगर आप जो मुस्लिम राष्ट्र मंच की अगर हम बात करें, ये ब्रांच है आरएसएस का, तो जैसे आरएसएस हिंदू भाइयों के लिए काम करती है, तो ऑब्वियसली जो आपका जो ये मुस्लिम राष्ट्र मंच है, इसका भी एक गोल होगा, एक मोटिव होगा मुस्लिम्स को लेके। तो आपको क्या लगता है, कश्मीर में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि जो स्कूल है जमात इस्लामिया रन स्कूल जो है यहाँ पे, उनको सीज़ किया जा रहा है, यहाँ पे दरसगाह बंद किए जा रहे हैं, कि आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, अगर उनको लगता है कि वो लोग यहाँ पे प्रोपेगेंडा कर रहे थे या कुछ और चीज़ें कर रहे थे, व्हाटएवर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनको सील कर रही है, कुछ और हो सकता था? नहीं, यकीनन देखिए, सील करना तो देखिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें को तो हम उसका तो खैर मकदम करेंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है वादी के अंदर अमन हो, भाईचारा हो, अफजल साहब, लेकिन सॉरी आपको इंटरप्ट करने, हाँ, मेरा सवाल है, देखिए, सील करना, हम तो ये कहते हैं चलो हाँ, गवर्नमेंट ने सील किया, लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ दो स्टूडेंट्स? हाँ, ये स्टूडेंट्स जो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसमें जो लोग वहाँ वो रन करते थे, जमात इस्लामी वाले वो स्कूल रन करते थे, यकीनन उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के साथ रहा होगा, हो और है, मैं ये भी मान लेता हूँ। लेकिन हमने गवर्नमेंट ने उनसे अगर ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अपने देश की तरक्की और फलाह बहबूद, लेकिन यहाँ का जो स्टूडेंट है वो तो हमारे देश का है, हमारे जम्मू कश्मीर का है। मैं ये चाहता हूँ, मुझे लगता है कि इसको सीज़ ना करके इसको ऐसे जो देशभक्त, जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले ऐसे अनासिर हैं या लोग हैं, वो ढूंढ के उनके ज़रिए इन स्कूलों को स्टार्ट करना चाहिए था, ताकि बच्चे यहाँ पर दर्स ले सके, पढ़ सके, स्टडी कर सके, क्योंकि वो इधर उधर ना दौड़ें।
मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसी तंजीमें जो यहाँ पे जो मुस्लिम राष्ट्र मंच या और उनसे जुड़ी हुई हैं, उनको ये मौका देना चाहिए कि वो इन स्कूलों को रन करें, और ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स जो इससे जो फैज़याब होते थे, जो फ़ायदा उठाते थे, वो आगे भी उसका फ़ायदा उठाए। मेरा ये मानना है, क्योंकि दरसगाह ही तो है। अगर बच्चा स्टूडेंट का पढ़ लिख जाएगा तो उसे अच्छे और बुरे की तालीम जभी तो मिलेगी। तो इसलिए दरसगाहों को बंद करना ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है, उन दरसगाहों को ऐसे हाथों में महफूज कर दिया जाए जो इस देश के लिए फलाह और बहबूद के लिए सोचती है। तो अफजल साहब, आपने ये भी कहा कि आप दौरे पे हैं और आप लोगों के साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं। लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट वगैरह ये चीज़ें मतलब कश्मीर में आपकी मतलब लोगों के मुताबिक हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ मतलब जो गवर्नमेंट ने कुछ टफ स्टेप्स लिए, जो सेपरेटिस्ट्स को लेके या स्टूडेंट्स को लेके, जो इस अलगावाद में जो थे, जैसे हम कहें कि स्टोन पेल्टर्स या वगैरह, जो ऐसे कुछ बच्चे थे जो क्योंकि खुद होम मिनिस्टर साहब ने कहा, खुद मोदी साहब ने कहा कि यहाँ पे जो कश्मीर में एक लहर चल रही थी, जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, उसके वजह से जो हमारे बच्चे हैं ब्रेन वॉश हो रहे थे। तो वो अगर ये चीज़ मानते हैं कि उसकी वजह से ये अफेक्ट हो रहे थे, उनको सुधरने का मौका नहीं देना चाहिए क्या? उनके जो जेलों में बंद हैं, बाहर की जेलों में, यहाँ बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो बाहर की जेलों में बंद है, आपको नहीं लगता है उनको एक मतलब एमनेस्टी दी जाए? उसके लिए आपको नहीं लगता है कि आपको आगे आना चाहिए? देखिए, ये थोड़ा सा टफ मामला है, और यकीनन देखिए, जो दूध का जला है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये समझ लीजिएगा। मैंने यहाँ खुद कश्मीर में देखा है कि जुमे की नमाज के बाद किस तरह से जो हमारी जो फ़ौज पे और हमारे पुलिस के ऊपर जिस तरह से पथराव हुआ करता था, मैं उस पथराव को मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो दिन भी देखे हैं जब हमारा नौजवान, जो कश्मीर का नौजवान, वो कोई विदेश का नौजवान नहीं, हमारा नौजवान है, अगर भटक गया तो हमारा बच्चा है। हमें उससे सही रास्ते पे लाने के लिए हमें ऐसे इक़दाम करने चाहिए। और कहीं ना कहीं हम लोगों को, जो अगर वो जेल में है, और उन लोगों को अगर उनसे बातचीत करके और उनसे ये करके कि भाई आइए, अब ये मुल्क आपका है, ये कश्मीर आपका है, इसके नव निर्माण में इसको नई इसकी बुनियादें रख के और नए तरीके से कश्मीर को अमन और चैन का गहवारा बनाया जाए, क्या आप लोग उसके अंदर उनसे बातचीत करनी चाहिए, उन बच्चों से, और उन लोगों से सबसे बात करनी चाहिए जो अलगाववादी है, उनको भी ये कहना चाहिए। क्योंकि ये मुझे डर है कि ये लोग जो है ना, कल आकर स्लीपर सेल बन जाएंगे। कहीं ना कहीं ये जो है, जिसको हम बिल्कुल समूल नाश करना चाहते हैं, जिसको कहते हैं जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन बच्चों से, क्योंकि इन्हीं बच्चों से और वो जो अलगाववादी हैं, उनसे भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। और मैं इस बात के लिए मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, और मेरी खुद ये है कि मैं अगर यहाँ आया हूँ, कोई अलगाववादी आके हमसे बात कर सकता है और हिंदुस्तान के फलाह बहबूद के लिए बात कर सकता है। हमें पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना। पाकिस्तान अगर भला कर सकता था तो पीओके जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है उसका भला कर देता। पूरे वहाँ पे ना तो पूरे पाकिस्तान का बुरा हो रहा है, और पाक ऑक्युपाई कश्मीर जो है उसका भी बुरा हो रहा है। आज जो डेवलपमेंट जिस तरह का नज़ारा है, वो जो गवर्नमेंट ने दिखाया है, उसकी वजह से ही ये जो पीस नज़र आ रहा है, ये चारों तरफ लोग चाहते हैं कि आने वाला कल जो तारीख ना हो के एक रोशन कल होना चाहिए, एक अच्छा कल होना चाहिए, हमारी आने वाली नस्लों को एक अच्छा कल, अच्छा कश्मीर मिले। तो उसके लिए यकीनन एक आशा की किरण नज़र आई है, और उस आशा की किरण को जो है हमने पूरा रोशन करना है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम राष्ट्र मंच अगर उसका हिस्सा बनेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं इसी वजह से, देखिए, आज -6 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर, और मैं यहाँ कश्मीर में आया हूँ, और आने के बाद मेरे दिल में आज भी यही तमन्ना है कि अगर कश्मीर में अमन चैन हो जाएगा तो यकीनन हमारे पूरा मुल्क जो अमन का गहवारा है, जो अमन का जो भाग नज़र आता है पूरे दुनिया में, कि जिस मुल्क ने कभी किसी दूसरे मुल्क पर अटैक नहीं किया, वो मुल्क आज
अपने लोगों को अमन और भाईचारे के साथ लेकर रख के चल रहा है। ये मैं देखना चाहता हूँ, ये मैं अपनी ज़िंदगी में, मेरा ये एक मकसद है, मुस्लिम राष्ट्र मंच का मकसद है। और मुझे यकीन है कि आने वाला कल बहुत रोशन है। और ये जो कश्मीर है, जो जम्मू है, और यकीनन जो अगर गवर्नमेंट, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा एक आजकल जो एक प्रोग्राम चल रहा है तिरंगा यात्रा फॉर पीओके, और वो पीओके के हमारा मकसद ये नहीं है कि वो वहाँ की ज़मीन हमारे हाथ आए या हम उस ज़मीन को हम हिस्से में ले अपने पास लें, बल्कि वहाँ के जो पीपल्स, जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के नागरिक हैं जिनको वो तरक्की जो यहाँ के लोगों को मिल रही है वो उनको नहीं मिल रही है, उनको वो भी इसका हक ले सके, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। और वो तभी होगा जब हम यहाँ के लोगों को फिर से नई राह दिखा सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे, और उसके अंदर हम लोग का गामजन है, लगातार हम काम कर रहे हैं। या साहब, ये रही बात, मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, हीलिंग टच की बात करते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे जो भी हुआ, एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे कश्मीर में क्या हो रहा था, क्या हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं हीलिंग टच की ज़रूरत है? देखिए, हीलिंग टच तो, देखिए हीलिंग टच नहीं, भाई मेरे घर वाले हैं, मेरे बच्चे हैं। अगर मेरे घर का एक बच्चा नालायक हो जाए तो क्या मैं उनको अपने खून से अपने निकाल दूंगा? मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि उसके सर पे हाथ रख के उसे प्यार से समझाएं और उसके मुख्य धारा में लाएं। जो अगर कश्मीर के लोग मुख्य धारा में आ गए तो समझ लीजिए हीलिंग टच शुरू हो गया। यही हमारा यही मिजाज है कि हमें हीलिंग टच, जो आज धारा 370 के बाद जो आज माहौल है, यकीनन जो कश्मीरियों को भी, यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले हैं, उनको भी ये नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है सीरियस है यहाँ पे हीलिंग टच के लिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से हीलिंग टच ही दिया जा रहा है। अच्छा अफजल साहब, जो आप देख रहे हैं रिजिडिटी सरकार की तरफ से, स्पेशली हमारी जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने जो रिजिडिटी अपनाई है अभी, जो अलगाववाद को लेके, ठीक है, मगर आपको नहीं लगता है कि जो दरवाज़ा उन्होंने बंद रखा है डायलॉग का वो दरवाज़ा फिर से खोलना चाहिए और डायलॉग होना चाहिए? क्योंकि जो भी, चाहे जंग हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो टेबल पे बैठ के ही सॉल्व होता है। देखिए, बात यह है, बात आपकी बात सही है, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है पहले अपने घर को सुधार लें, फिर उसके बाद अपने पड़ोसी से भी बात करेंगे ना जी। और पड़ोसी से बात करेंगे कि भाई या तो सुधर जा, है, नहीं तो तुम्हारा जो हाल बुरा हुआ है, आज जो तुमने दुश्मनी में, आज हिंदुस्तान ने दुश्मनी, ठीक है, उसको संभाला, लेकिन उससे बचने का रास्ता निकाल के डेवलपमेंट की तरफ देखा। आज वो हमारा पड़ोसी अपने डेवलपमेंट की तरफ नहीं देख पा रहा, सिर्फ उसको एक जेलसी है, एक उसको एक कड़वाहट है कि ये लोग आगे तरक्की क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए पहले मैं ये समझता हूँ कि हमारी सरकार को, हमारे लोगों को, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में पहले बैठ के बात करनी चाहिए, फिर हमने पड़ोसी से बात करनी चाहिए, फिर पीओके की भी बात करनी चाहिए। क्या मुस्लिम राष्ट्र मंच इसलिए क्या आपका दरवाज़ा खुला है उन लोगों के लिए जो बातचीत करना चाहते हैं? देखिए, इतनी ठंड में आकर हम अगर यहाँ बैठे हैं तो दरवाज़ा खुला ही है। हम किसी के नुमाइंदे नहीं हैं, अपने संगठन के नुमाइंदे हैं। लेकिन क्या है कि वो कहते हैं ना, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये मुस्लिम राष्ट्र मंच का पैगाम है जो वादी से शुरू होकर पूरी दुनिया में पहुँचे, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, और ये एक हीलिंग टच का ही रास्ता है। यहाँ पे इलेक्शन की अगर हम बात करें तो बीजेपी इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है कश्मीर में? अगर हम देखें कि 2014 के बाद तो यहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुआ। आप कहते हैं कि हम सुधारना चाहते हैं कश्मीर को। कैसे सुधरेगा कश्मीर जब आप हम अपना नुमाइंदा भी नहीं चुन सकते? तो कैसे सुधरेगा कश्मीर? हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे, कैसे सुधरेगा कश्मीर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वाज़ेह ऑर्डर कर दिया है, साफ और शफाफ ऑर्डर कर दिया है कि 1 साल के अंदर कश्मीर को उसका स्टेटहुड मिल जाना चाहिए। नहीं, स्टेटहुड के मामले में उन्होंने ये ये टाइमलाइन नहीं दिया था। इलेक्शन के बारे में तो उन्होंने टाइमलाइन दिया, लेकिन स्टेटहुड पे तो हम बाद में आएंगे, पहले तो हम इलेक्शन की बात करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है ना, ये भी आपकी बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इलेक्शन ही जो है ना, और एक ऐसी सरकार बने, हमारा भी चाहत है, हम भी ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसी सरकार बने जो लोकप्रिय सरकार हो,
है जी। और वो क्योंकि हम भी ये चाहते कि डबल इंजन की सरकार अगर हो, यहाँ की जो सरकार बने वो किसी की भी बने, लेकिन वो सेंटर के साथ सहयोग करके चले, ऐसी सरकार बने और ऐसे योजनाएं बननी चाहिए, चाहे वो केंद्र की तरफ से हो, चाहे यहाँ के स्टेट के लोगों की तरफ से हो। कहीं ना कहीं आप लोगों को देखिए, मेरा एक मानना नहीं, है, आपका कहना है कि सरकार के साथ चले, यानी सरकार सेंटर का पपेट बने रहे, नहीं नहीं कठपुतली बनी। नहीं, मेरा कहने का, मैं ये भी नहीं कहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि पपेट बनने की बात नहीं, कि मैं ये भी नहीं चाहता कि आप पपेट बने रहो एनसी के, आप पपेट बने रहो पीडीपी के। क्यों बनेंगे जी? सिर्फ इन दोनों परिवारों ने, क्या आपको नज़र नहीं आता कि आज़ादी के बाद से अब तक के जो कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट नहीं हुआ था, आप देखिए यहाँ पे जब से धारा 370-35 से, और उससे भी पहले जब भी यहाँ पे गवर्नर राज था, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर राज आया, उसके दोनों दफ़ा आप ये देखिए उस पूरे प्रोग्राम में जो सेंटर ने कश्मीर की तरफ बहुत फलाह की निगाह से देखा है, उसके डेवलपमेंट की निगाह से देखा। आज देखिए 3-3 रास्ते खुल रहे हैं, 4-4 रास्ते खुल रहे हैं, और लोग बड़ी, आज ट्रेन आ रही है, कश्मीर में ट्रेन आ रही है, आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। है आप उधर का कश्मीर जो है, पार वाला जिसे कश्मीर जो आप कहते हो, पीओके जिसे हम कहते हैं, वो पार वाला कश्मीर, वहाँ पे कोई ट्रेन के लिए सोच सकता है? वहाँ पे सड़कें दुरुस्त रही है, और यहाँ वो आ रही है। हम हर बार पीओके, अब हम इस कश्मीर की बात करें, नहीं, वो तो वहाँ की ऐसा बात वो है, भी हम यहाँ की बात देखिए, करते हैं। देखिए हमारा हिंदुस्तान पूरा तभी होगा जब हम पीओके की बात करेंगे। मैं यहाँ कश्मीर में बैठ के अगर मैं पीओके की बात नहीं करता, तो मैं अपने उन भाइयों का जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर में रहना, उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। आपके लिए इंसाफ़ी तो है, आपके लिए तो पूरा फ़ायदा होना चाहिए, लेकिन उनके साथ भी होना चाहिए। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरे संगठन की ये ख्वाहिश है। हाँ, ये मैं जो चाहता हूँ, देखिए पपेट कोई किसी का नहीं होता। सरकार जो है बनती है, जो यहाँ बनेगी आपके वोटों से बनेगी, आपके लोग, ये क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का उत्सव जिसको कहते हैं, उसको मनाने के लिए हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों में ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि हमें सरकार लाने के लिए वोट दें, है जी, और वोट दें, और ऐसे लोगों को वोट दें जिन्होंने, जो आज विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, वो विकास रुक ना जाए। बस मेरा ये कहना है। अफजल साहब, अगर हमारी आरएसएस, हमारी मुस्लिम राष्ट्र मंच, हमारी बीजेपी अगर चाहती है कश्मीर में मतलब ऐसी चीज़ें हो, तो आपको नहीं लगता है कि स्टेटहुड की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्यों एक क्वेश्चन मार्क दिया? अगर उसकी टाइमलाइन की बात करें, तो टाइमलाइन तो उन्होंने नहीं बोली कि स्टेटहुड कब हमें वापस मिलेगा, तो स्टेटहुड क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए एक बात सुनिए, आपने हमारे होम मिनिस्टर साहब को पार्लियामेंट में नहीं सुना, अगर आप सुनते तो उन्होंने ये कहा था कि हम ग्रेजुअली, हम रफ्ता पहले इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कराने के बाद यहाँ पर एक सरकार बनाएंगे, और उसके बाद लगेगा कि सरकार बेहतर और अच्छे ढंग से काम कर रही है, तो स्टेटहुड भी मिलेगा। ये इसका हक है, जम्मू कश्मीर का हक है, वो मिलेगा, नेचुरली मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना, देखिए कुछ तुम चलो कुछ हम चले, ये मिजाज होना चाहिए। आप ये सोचो कि केंद्र बैठ के ही सारा कुछ कर दे, है, और हम कुछ ना करें, हम बस सिर्फ हमारे को जितने भी वो है फलाह और बहबूद के काम है, जितने भी अच्छे काम है हमारे लिए हों, और हम केंद्र के साथ मिलकर काम ना करें। ये दो तरफा मामला है मियाँ। आपको हमारे साथ मिलकर चलना पड़ेगा, और हमें आपके साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तभी इस मुल्क का फलाह और बहबूद होगी। और ये मत समझिए कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है वो कोई आपकी दुश्मन गवर्नमेंट है। ये आपकी मोहब्बत करने वाली गवर्नमेंट है, आपका साथ सहयोग करने वाली गवर्नमेंट है, और वो जम्मू कश्मीर के यहाँ के और पीओके के सभी के लिए उनके पास प्लान है, प्रोग्राम है, और वो इस खित्ते को अमन और भाईचारे के साथ रहने वाला बनाना चाहते हैं। आप इस बात को मान के चले। अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस बात पे यकीन है कि ऐसा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, हमने अफजल साहब से बात की, जो कि पैगाम लाए हैं यहाँ पे मोहब्बत का और हीलिंग टच का। लेट अस होप कि कश्मीर में फिर से अमन आए।